बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास। आज के सेशन में हम बात करेंगे रेशियो एनालिसिस के बारे में और हम देखेंगे कि कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं जो रेशियो इस्तेमाल की जाती है, वो कौन सी कैटेगरीज में डिवाइडेड है जो कि एनालिसिस के अंदर इस्तेमाल होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि रेशो है क्या, तो रेशो जो है वो दो नंबर्स की डिवीजन का नाम है। ठीक है, 8वीं क्लास से ही हम देखते आ रहे हैं कि रेशो प्रोपोर्शन के बारे में बहुत सी एक्सरसाइज भी हमने की है। तो यहाँ पे जो दो नंबर इस्तेमाल किए गए वो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इस्तेमाल किए। तो अब जो रेशोज की टाइप्स हैं वो डिफरेंट तरीके से हम उसको जो है ना वो कैटेगराइज कर सकते हैं रेशियोज को। कुछ रेशियोज ऐसी हैं जो कि कैटेगराइज्ड हैं, कुछ टाइप्स रेशियोज की जो कि कैटेगराइज हैं कि उनसे हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक हो गई बात। जस्ट लाइक के लिक्विडिटी रेशियोज कौन सी हैं, एक्टिविटी रेशियोज कौन सी हैं। ठीक है जी। और इसी तरह लीवरेज रेशियोज वगैरह। तो ये जो रेशियोज हैं, ये जो टाइप्स हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे एक्टिविटी रेशियो है तो वो ऑपरेशंस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रही हैं कि बिजनेस कैसे ऑपरेट कर रहा है, अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा। लीवरेज जो है वो फाइनेंशियल रिस्क के बारे में बात करेगी। तो ये चीजें इसके अंदर, इस कैटेगरीज के अंदर देखी जाती है। तो पहली जो कैटेगरी है वो तो हमने डिवाइड किया उसको। तो कुछ लोग जो है वो रेशियोज को कुछ इस तरह से कैटेगराइज करते हैं कि जो रेशो में दो नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं वो नंबर किस किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आएंगे। ठीक है, अगर वो दोनों नंबर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आए हैं तो हम उनको उस तरीके से कैटेगराइज करेंगे। अगर वो बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से आए हैं तो हम उसको उस तरह। तो इस सेशन के अंदर हम जो, या अपनी इस वीडियो के अंदर जो हम रेशियोज की टाइप्स की बात करेंगे और हमने जो कैटेगरीज बनाई हैं वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिहाज से बनाई हैं। ठीक है जी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास जो है वो मेनली दो तरह की हैं, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट या बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो अगर हम पहली कैटेगरी की बात करें तो इस कैटेगरी के अंदर हम वो तमाम रेशियोज डिस्कस करेंगे जिनमें हम जो दोनों नंबर्स हैं जिनको हमने डिवाइड करके रेशो बनानी है या रेशो हासिल करनी है, वो दोनों नंबर्स हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट से ही मिलेंगे। दूसरी हमारी जो कैटेगरी है वो ये है कि वो तमाम रेशियोज आएंगी इसके अंदर जिसके अंदर जो दो नंबर हमें मिलने हैं वो दोनों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ही आएंगे। और तीसरी कैटेगरी ऐसी है कि जिसमें एक नंबर तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट से आएगा और जो दूसरा नंबर है वो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट से आएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम पहली कैटेगरी की बात करेंगे हम, और इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी रेशियोज हैं और वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रेशियोज या बैलेंस शीट रेशियोज। तो बैलेंस शीट रेशियोज या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रेशियोज के अंदर हम लिक्विडिटी रेशियोज और फाइनेंशियल लीवरेज और डेट रेशियोज की बात करेंगे। तो लिक्विडिटी रेशियो और फाइनेंशियल लीवरेज और डेट रेशियो। अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रेशियोज या बैलेंस शीट रेशियोज, ये क्या है, जैसा कि पहले भी इस पे बात कर चुका मैं कि इस के अंदर जो दो नंबर्स हम इस्तेमाल करेंगे वो दोनों नंबर्स हमें कहाँ से मिलेंगे, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट से मिलेंगे। ठीक है जी। तो जो डाटा हम हमारे पास अवेलेबल होगा वो एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेगा हमें। अब ये जो रेशियोज हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो या बैलेंस शीट रेशियो, इनका पर्पस क्या है, ये फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ अ फर्म को शो कर कि एक फर्म है वो फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, उसके अंदर उसके डेट्स को पे करने की क्या एबिलिटी है,
और दूसरी बात ये है कि वो जो फर्म है वो कितने रिस्क में खड़ी है, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें इन रेशियो से मिलती है। तो दो मेजर कैटेगरीज इसके अंदर आ जाती हैं मजीद फर्दर, जिसमें लिक्विडिटी रेशियो आ जाती है और फाइनेंशियल लीवरेज या डेट रेशियोज इसके अंदर आ जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियो क्या है? द रेशियो दैट शोज द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस थ्रू इट्स शॉर्ट टर्म अवेलेबल सोर्सेज। तो लिक्विडिटी रेशियोज में किस बारे में बात करनी है? दो चीजों के बारे में, कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कौन सी है, करंट लाइबिलिटीज, और उनको पे करने के लिए हमारे पास दूसरे एंड पे शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज या सोर्सेज क्या हैं, यानी करंट एसेट्स कौन से अवेलेबल है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये हमें बताएगी कि अगर हमारे पास कोई लाइबिलिटी है तो उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए हमारे पास दूसरी तरफ कितने एसेट्स अवेलेबल है। ठीक हो गई बात। तो दूसरी बात ये है कि ये जो लिक्विडिटी रेशियोज हैं ये फर्म की सॉल्वेंसी को भी शो करती है। अगर ये रेशियोज अच्छी हैं तो फर्म जो है वो स्ट्रांग है, उसकी एबिलिटी जो है वो ज्यादा है, उसके इंसॉल्वेंट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। ठीक हो गई बात। तो और दूसरी बात ये है कि अच्छी रेशियोज हैं तो उसके जो चांसेस हैं सॉल्वेंट रहने के इन एडवर्स सिचुएशन वो भी डेफिनेटली ज्यादा होंगे। तो लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर हम करंट रेशियो के बारे में बात करेंगे और एसेट टेस्ट रेशियो के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि करंट रेशियो क्या है। करंट रेशियो, दिस रेशियो शोज द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे इट्स करंट लाइबिलिटी विद इट्स करंट एसेट्स। ये हमें बताएगी कि हमारे फर्म के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी लाइबिलिटीज, जो करंट लाइबिलिटीज हैं, जब भी वो ड्यू हों, अपनी ड्यू डेट पे पहुंचे तो हमारे पास उसको पे करने के लिए एसेट्स अवेलेबल हैं या नहीं। इस चीज का आंसर हमें देगी करंट रेशो। फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला हमारे पास है जी, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो इसको हम जब भी डिवाइड करेंगे तो हमें जो रेशो मिलेगी, जो आंसर मिलेगा, दैट इज करंट रेशो। अब इसकी इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो करंट रेशो क्या है? इट शोज दैट हाउ मच करंट एसेट्स, कितने एसेट्स in dollar amount are available to pay $1 current liabilities of a firm। ठीक है जी। तो इंटरप्रिटेशन क्या हुई कि हमारी हर $1 एज अ करंट लाइबिलिटी अगर हमें पे करना है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास कितने एसेट्स अवेलेबल होंगे, और वो एसेट्स करंट एसेट्स होंगे। ठीक है जी। तो अगर हमारी जो ये रेशियो है वो 2 आ जाती है, आंसर इसका आ जाता है 2, तो ये होगा $2। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि $1 अगर हमारे पास करंट लाइबिलिटी है तो हमारे पास उसके अगेंस्ट $2 एज अ करंट एसेट्स अवेलेबल हैं ताकि हम उसको पे कर सकें। तो जो आइडियल सिचुएशन है वो क्या है? इस रेशो का आंसर जो है वो हमारे पास 1 to 1.5 के दरमियान अगर ये चीज आ जाती है तो ये एक आइडियल सिचुएशन हो सकती है। बट अगेन ये कोई थंब रूल नहीं है, हमें इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, फर्म टू फर्म ये जो है क्राइटेरिया या बेंचमार्क ये चेंज होता रहता है। ठीक हो गई बात। तो नेक्स्ट हमारी जो रेशो है वो है जी एसिड टेस्ट रेशो या क्विक रेशो। ये क्या है? इट शोज मोर एक्यूरेट लिक्विडिटी ऑफ अ फर्म एज कंपेयर टू करंट रेशो। ये करंट रेशो से थोड़ी सी और प्योरीफाइड शक्ल है करंट रेशो की। इसको मजीद प्योरीफाई किया गया है। किस चीज को? एसेट्स को प्योरीफाई किया गया है, करंट एसेट्स को। फार्मूला अगर हम देखें तो फार्मूला क्या है? टोटल करंट एसेट्स में से हमने दो चीजों को माइनस किया, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्यों हमने इन दोनों चीजों को माइनस किया? इसलिए कि ये दोनों करंट एसेट्स लीस्ट लिक्विड हैं बाकी तमाम करंट एसेट्स की निस्बत। प्रीपेड एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो प्रीपेड एक्सपेंसेस वो सारी एडवांस पेमेंट्स हैं जो हमने एडवांस में पेमेंट कर दी है, और हमारी कमिटमेंट क्या है? जिस बंदे को हमने पेमेंट की है उसके साथ हमारी जो कमिटमेंट है वो क्या है कि आपने इस एडवांस पेमेंट के अगेंस्ट फ्यूचर में कोई सर्विसेज देनी है। ठीक होगी बात।
तो अब वो कमिटमेंट क्या है कि फ्यूचर में सर्विसेज देनी है। तो चांसेस क्या हैं, क्या हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बहुत रेयर चांसेस है। ठीक है, तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है क्या है? लीस्ट लिक्विड एसेट्स हैं। ठीक होगी बात। अब करंट रेशो में ये इसको हमने करंट एसेट में शामिल किया हुआ था। हमने कहा था कि जो $2 आए अवेलेबल हुए थे हमें $1 करंट लाइबिलिटी पे करने में, उसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस भी शामिल थे। तो ये जो एसेट टेस्ट रेशो है ये एक एडवांस और प्योरीफाइड जो है वो एक मेजरमेंट हमारे पास आ गया, राइट। तो फार्मूला हमारे पास क्या होगा कि जो इन्वेंट्री है और प्रीपेड एक्सपेंसेस है उनको हमने इसमें से माइनस किया करंट एसेट्स में से और डिवाइड किया करंट लाइबिलिटीज में। तो अब इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या है? हमने कहा कि वहां पे हमारे पास करंट एसेट्स अवेलेबल थे, अब यहाँ पे हमारे पास क्विक एसेट्स अवेलेबल है। ठीक है, हर $1 करंट लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। ठीक होगी बात। और क्विक रेशो जो है वो मेजर्स द ट्रू लिक्विडिटी ऑफ अ फर्म। ट्रू लिक्विडिटी क्यों? क्योंकि वो ऐसे एसेट्स को कंसीडर कर रही है जो हम इजीली और थोड़े शॉर्टर टाइम में, एज कंपेयर टू इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, हम थोड़े शॉर्टर टाइम में उन एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी हमारी जो कैटेगरी थी जी वो थी बैलेंस शीट रेशियोज की फाइनेंशियल लीवरेज रेशियोज। अब ये रेशियोज क्या है, इनका पर्पस क्या है? दीज रेशियोज शो दैट हाउ अ फर्म इज फाइनेंसिंग इट्स एसेट्स। तो ये किसके बारे में बात करेगी कि हमने जो पैसा इकट्ठा किया है बिजनेस को चलाने के लिए, वो पैसा हमने कहां कहां से और कैसे इकट्ठा किया, यानी हमने अपने एसेट्स को कैसे फाइनेंस किया हुआ है। इसके अंदर हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशो, डेट टू टोटल एसेट रेशो और लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो, ये रेशो क्या है? ये डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन डिफाइन करेगी। हमें ये बताएगी कि अगर $1 इक्विटी आई है तो उसके अगेंस्ट कितने परसेंट जो है वो डेट आया है। ठीक हो गई बात। तो अब इसका जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है? डेट टू इक्विटी रेशियो मींस टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी के अंदर वो सारी कंट्रीब्यूशन है जो हमें शेयर होल्डर्स से मिली है, बट इसके अंदर हमें प्रेफर्ड स्टॉक को शामिल नहीं करना। प्रेफर्ड स्टॉक को शामिल इसलिए नहीं करना कि ये एक हाइब्रिड सिक्योरिटी है। ठीक है, इसको शेयर होल्डर्स इक्विटी के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता। इसके ऊपर डिविडेंड फिक्स्ड होता है जस्ट लाइक इंटरेस्ट, तो इसलिए इसको यहाँ हम शामिल नहीं करेंगे। और जो लॉन्ग टोटल डेट है उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होंगी? इसके अंदर हमारी करंट लाइबिलिटीज भी शामिल होंगी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी ये हमारे पास जो होगी वो टोटल डेट में शामिल होगी। तो अब अगर हमारे पास इसका जो आंसर है वो 0.6 आ जाता है, तो 0.6 का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर शेयर होल्डर हमें फर्म को $1 फाइनेंस कर रहे हैं तो इसके बदले 60 सेंट्स जो है वो डेट की तरफ से हमें कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब ये जो रेशो है ये जितनी लोअर होगी उतनी ही डेट होल्डर जो है ना वो उसको प्रेफर करेंगे। हाँ, ये रेशियो बढ़ सकती है अगर आपकी फर्म जो है वो स्टेबल है, उसके कैश फ्लो स्टेबल हैं, तो हो सकता है कि डेट होल्डर जो है वो आपको ज्यादा पैसे दें। ठीक हो गई बात। अगर वो ज्यादा पैसे देंगे तो उसी सूरत में देंगे अगर आप उनको एक बेटर परफॉर्मेंस शो करें, आप उनको अपने कैश फ्लोज जो हैं वो स्टेबल शो करें। अदरवाइज वो आपकी फर्म के अंदर रिस्क, इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं लेंगे। ठीक हो गई बात। तो अगली जो रेशो है वो है जी डेट टू टोटल एसेट रेशो। डेट टू टोटल एसेट रेशो जो है वो हमें क्या बताएगी? वो हमें बताएगी कि परसेंटेज ऑफ एसेट फाइनेंस्ड बाय डेट, कितने परसेंट हमने अपने एसेट्स को डेट से फाइनेंस किया हुआ है। अब ये हमें फाइनेंशियल रिस्क के बारे में बता रही है। इसका फार्मूला क्या है कि टोटल एसेट्स डेट टू टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अगेन ये भी हमें 0.6, 0.4 और समथिंग या 60%
या 40%, परसेंटेज में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह इसका हमें आंसर मिलेगा। तो अगर ये 0.4 या 40% आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो टोटल एसेट हैं वो 40% डेट से फाइनेंस किए गए हैं, और जो 60% है रिमेनिंग, जो कि 100% होते हैं टोटल, तो बाकी के जो है वो इक्विटी से फाइनेंस्ड है। अगर इसका आंसर आ जाता है 0.25, तो इसका मतलब ये है कि हमारे टोटल एसेट्स में से 25% जो है वो डेट से है और 75% जो है वो इक्विटी फाइनेंस्ड है। ठीक हो गई बात। तो ये रेशो इसने क्या बताया कि हमारे जो टोटल एसेट्स हैं उनमें से कितने परसेंट डेट से फाइनेंस्ड है और कितने परसेंट इक्विटी से फाइनेंस्ड है। ठीक हो गई बात। और ये इसकी इंटरप्रिटेशन है, जैसे कि पहले भी बात हो चुकी कि अगर 0.6 आता है तो इसका मतलब क्या होगा कि 60% जो है वो एसेट्स डेट से फाइनेंस्ड है। अगली जो हमारे पास रेशो है वो है जी लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशो। ये रेशो क्या बताएगी? इट शोज द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म डेट टू द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। यानी ये कैपिटल स्ट्रक्चर, किसी भी फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो उसकी बात करेगी। ठीक है जी, कि हमारे पास जो भी अवेलेबल फंड्स हैं उसमें डेट और इक्विटी का क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक हो गई बात। तो अब हमारे पास जो है वो फार्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट, जिसके अंदर हमने पहले भी बात की कि जो है वो अब हमने सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट लेने हैं। ठीक है जी, टोटल डेट में हमने दोनों चीजों को शामिल किया था, करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को, बट यहाँ पे हम सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट को ही लेंगे और नीचे रखेंगे टोटल कैपिटलाइजेशन। अब ये टोटल कैपिटलाइजेशन क्या है? टोटल कैपिटलाइजेशन है हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट प्लस टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, यानी कि हमारे पास सिर्फ करंट लाइबिलिटीज को हमने इसमें से एक्सक्लूड कर दिया है, बाकी सारी चीजों को हमने इसमें टोटल कैपिटलाइजेशन में शामिल किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो पैसा है जो हमने दो सोर्सेज से इकट्ठा किया है। एक तो हमने जो है वो डेटर्स से इकट्ठा किया, डेटर्स ने हमें क्या दिया? हमें लॉन्ग टर्म डेट्स जितने भी थे वो डेटर्स ने दिए, और शेयर होल्डर्स ने हमें क्या दिया? वो हमें उन्होंने इक्विटी दी। ठीक हो गई बात। अब इसके अंदर क्या चीज शामिल है? प्रेफर्ड स्टॉक इसके अंदर शामिल है। तो शेयर होल्डर की जो इक्विटी है वो हमारे पास आ गई इन शेप ऑफ कॉमन स्टॉक्स एंड प्रेफर्ड स्टॉक। ठीक है, हमने उसको भी इसमें कंसिडर किया, और जो डेटर्स ने कंट्रीब्यूट किया वो भी हमने इसके अंदर शामिल किया। तो अब इस जो रेशो है इसका भी आंसर हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, 60% और 0.6, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा? ये तो बहुत ज्यादा मैंने बता दी, लेकिन आप यूं समझ लें कि ये 0.30 या 30%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर है, यानी अगर एक फर्म जो है वो $100 उसने इकट्ठे किए हैं, ठीक है जी, बिजनेस करने के लिए, तो उसमें से $30 जो है वो डेट वालों ने दिए और $70 जो है वो इक्विटी होल्डर्स ने दिए। ठीक होगी बात। तो ये हमें डेट की परसेंटेज बताएगी इन टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म। ठीक हो गई बात। तो थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं अभी तक की बात को। तो अभी तक की बात को अगर हम समराइज करें तो हमने रेशोज को 3 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी क्या है कि वो रेशोज जिन्होंने अपने दोनों नंबर्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट से लिए, तो इन रेशोज को हम बैलेंस शीट रेशो या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रेशोज का नाम देते हैं। दूसरी कैटेगरी हमने कहा कि ऐसी रेशोज हैं जो अपने दोनों नंबर्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से लेते हैं। तो इन रेशोज को हमने कहा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रेशोज हैं। और एक रेशो की कैटेगरी वो है जिसने एक नंबर फाइनेंशियल पोजीशन से लेना है और एक नंबर प्रॉफिट एंड लॉस से लेना है, तो इनको हमने बोथ में लिख दिया। अभी हमने बात स्टार्ट की आज इस वीडियो में, वो थी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रेशियोज के बारे में, जिसमें अगेन 2 बड़ी कैटेगरीज थी, जिनमें पहली कैटेगरी है लिक्विडिटी रेशो, जो कि शॉर्ट टर्म जो है वो सॉल्वेंसी की बात करेगी।
शॉर्ट टर्म जो है वो पेमेंट के बारे में बात करेगी कि अगर हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज ड्यू हो गई हैं तो उनको पे करने की एबिलिटी फर्म के अंदर है या नहीं, इस बारे में बात की लिक्विडिटी रेशियोज में। करंट रेशो की बात की, जिसका फार्मूला हमें पता है कि हमने उसके अंदर क्या किया था, करंट एसेट्स को डिवाइड किया था करंट लाइबिलिटीज पे। और फिर है जी एसेट टेस्ट रेशो, ये थोड़ी प्योरीफाइड शक्ल है करंट रेशो की। इसके अंदर हमने जो लीस्ट लिक्विड एसेट थे करंट एसेट्स में से, जैसा कि इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, उनको हमने एक्सक्लूड किया था। और हमने ये देखा था कि हमारी जो ट्रू लिक्विडिटी है किसी फर्म की वो क्या है, ये चीज बताएगी एसेट टेस्ट या क्विक रेशो। दूसरी हमने कैटेगरी इसी हेडिंग के अंदर देखी, वो थी फाइनेंशियल लीवरेज। ये जो है वो डेट और इक्विटी का जो मिक्सचर है, जिसको कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है, उसके बारे में इस कैटेगरी ने बात की। और प्लस हमें थोड़ा सा फाइनेंशियल रिस्क के बारे में भी इसने बताया। तो इसमें सबसे पहले डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो जो है वो अगर इक्विटी वाले $1 दे रहे हैं तो उसके बदले डेट वाले कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो दोनों का कंपैरिजन किया, जो कि हमें एक रिस्क का भी इंडिकेटर है। उसके बाद डेट टू टोटल एसेट, कि हमारे जो टोटल एसेट हैं उनमें से कितने परसेंट डेट से फाइनेंस्ड है और कितने परसेंट इक्विटी से फाइनेंस्ड है, तो ये रेशो, इसके बारे में बात की। फिर है जी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट और इक्विटी का क्या परसेंटेज है, टोटल जो हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें कितने परसेंट डेट इस्तेमाल किया गया, कितने परसेंट इक्विटी, इसके बारे में हमें डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशियो ने बताया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।